सभी साथियों का एक बार स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा। तो सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए फटाफट। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिटी को। और क्योंकि अभी हमारी जो सामान्य अध्ययन यानी जीएस की श्रृंखला चल रही है, वो जीएस में हमारे सभी सब्जेक्ट में केवल अभी पॉलिटी सब्जेक्ट ही चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को मैंने जानकारी प्रदान की थी कि जीएस के अंतर्गत मैं आपको 4 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं है आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी 4 विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। साइंस का पोर्शन आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे और समय लगेगा तो स्टैटिक जीके का भी पोर्शन हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप एक बार लाइव आ जाइए, क्योंकि ये जो श्रृंखला हमारी जीएस स्पेशल है ये सभी एग्जाम के लिए को ओरिएंटेड है। खासकर अभी जो हाल में एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है आपका आरओ एआरओ का, जो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगा। और दूसरा इसके अलावा भी अगर बात करूं तो यूपी पुलिस वाला फॉर्म भी अभी वेटिंग में आएगा, उसके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो फटाफट एक बार लाइव आ जाइए कमेंट सेक्शन में और एक बार बताइए क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर मिल पा रही है। बिल्कुल, सबसे पहले कमेंट करके बताइए क्या आवाज़ मिल पा रही है। और सभी साथियों का एक बार मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो साथी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और खासकर वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ठीक है, क्योंकि हम लोग निःशुल्क सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो लोग कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर जो लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग निःशुल्क आपके लिए बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और लाइक आप बाद में करिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे हो। ठीक है, तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट में हम मोटा मोटा सबसे पहले ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ रहे हैं संविधान। संविधान क्या है इसके बारे में बता चुका हूं। तो संविधान क्या है, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, या भारतीय संविधान में क्या क्या अपवाद हैं, ठीक है, या भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई, कब किसने सुझाव मांगा, परामर्श मांगा, इन सभी चीजों पर हम लोग जो हैं वो पीछे के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वो चारों 5 वीडियो हैं उन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको बेसिकली बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लोग फर्स्ट टाइम से अभी देखना है तो उनको समझ में ना आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी से जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको लास्ट में बताया था कि संविधान का जो निर्माण कैसे हुआ था और संविधान के निर्माण की शुरुआत कब से मानी गई है। तो मैंने इस संविधान के निर्माण में आपको बहुत सारी डेट्स वगैरह बताई हैं। मैंने आपको बताया है कि संविधान बना कैसे है। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में मैंने डेट बताई थी, मैंने बताया था कि 1895 ईस्वी वो पहली ईस्वी थी, 1895 पहली ईस्वी थी, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस सभा में या कांग्रेस के अधिवेशन में एक विधेयक रखा था जिसका नाम था स्वराज्य विधेयक। और इस स्वराज्य विधेयक में एक मांग की गई कि हमारा अलग से संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से संविधान बनाने की शुरुआत हुई। मैंने बताया था कि अलग अलग समय में यह संविधान बनाने की मांग की गई। 1895 में की गई थी मुख्यतः स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, मुख्यतः लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1922 में इसी मांग को महात्मा गांधी ने भी सपोर्टिव बताया। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम सर्वदलीय एक बैठक करें और आपस में विचार विमर्श करें और ये तय करें कि संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें कहानी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग उन प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए और आज हम लोग बिल्कुल नए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हम लोग उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, मैंने आपको बताया था जी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश की आजादी यानी देश की आजादी या देश को स्वतंत्रता कैसे मिले। लेकिन स्वतंत्रता से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारे देश का अपना कानून क्या होगा, अपना संविधान क्या होगा। इसके लिए हम अपना संविधान पहले से क्यों ना प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो इसी के लिहाज से संविधान बनाने की बहस शुरू हुई 1895 में। ये मैंने कहानी आपको बताई थी। और इससे पहले मैंने कहा क्योंकि 1857 की क्रांति असफल हुई और उस क्रांति के असफल होने का कारण था आपस में एकजुटता की कमी। तो सभी क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने यह फैसला किया कि हम एक
कॉमन आपस में मिलकर एक ऐसा संगठन बनाएं जो हमारी संगठन को, हमारी सरकार को, हमारे लोगों को डील करे और उसके आधार पर हम सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 1885 में एक संगठन बनाया था। पहले वो पार्टी नहीं थी, राजनीतिक पार्टी नहीं थी, जिसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना मुंबई में 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। और इसमें तय किया गया था कि हर साल एक कांग्रेस का या संगठन का अधिवेशन होगा, एक बैठक होगी। उस बैठक में हर एक व्यक्ति कांग्रेस का जो सदस्य होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, अधिवेशन कराएगा, बैठक बुलाएगा और एक साल में हम तय करेंगे कि अंग्रेजों से हमें आजादी कैसे लेनी है और साथ में ही हम तय करेंगे कि आजादी लेने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। और उसी का एक अधिवेशन था 1895 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था अलग अलग समय में अलग अलग अधिवेशन हुए, स्वतंत्रता के लिए अधिवेशन हुए और बाद में यही अधिवेशन स्वतंत्रता के रूप में जो हुए, उन्हीं अधिवेशन में संविधान बनाने की अलग अलग समय में मांग की गई। उस टॉपिक को आप पीछे जरूर देख लीजिएगा। तो अभी मैं आपको शुरुआत बता रहा हूं या शुरुआत से चीजों को बता रहा हूं। ठीक है, भारत में संविधान निर्माण की शुरुआत वैसे तो मानी गई है, जो शुरुआत मानी गई है वो मानी गई है 1895 में, 1895 में। और किसके द्वारा? स्वराज्य विधेयक द्वारा। ये बात मैं सब बता चुका हूं आपको, लेकिन एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूं जिससे आपको पीछे की चीजें क्लियर हो जाएं। अब स्वराज्य विधेयक की मांग किसने करी थी अधिवेशन में? और ये अधिवेशन था कांग्रेस का, कांग्रेस का अधिवेशन था और इसकी मांग करी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये कहानी मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब सभी नेता, सभी आंदोलनकारी अलग अलग संविधानों, अलग अलग अधिवेशनों में, कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों के समय में संविधान निर्माण की मांग कर रहे थे, उसी समय भारत में 1928 में 1928 में प्रथम बार अंग्रेजों ने भारत में एक आयोग भेजा, एक आयोग भेजा जिसे कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक, साइमन कमीशन। और इसी साइमन कमीशन के आधार पर आयोग भी आया जिसे हम साइमन कमीशन आयोग कहते हैं। कहा जाता है कि पहली बार भारत में साइमन कमीशन अंग्रेजों ने भेजा, लंदन से आया था भारत में। और किसके लिए आया था? भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन इसका विरोध किया गया, विरोध किया गया जिसमें महात्मा गांधी थे। और कहा जाता है इसी साइमन कमीशन आयोग के विरोध के चक्कर में लाला लाजपत राय ने लाहौर में प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो स्वतंत्रता के लिए किया, लेकिन ये विरोध किया तो साइमन कमीशन या साइमन कमीशन जो आयोग था वो वापस लौटा। विरोध किया तो वापस लौट गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद दूसरी बार भारत में साइमन कमीशन आया 1946 में। 1946 में दूसरी बार आया, और दूसरी बार आया साइमन कमीशन आयोग, जिसको भेजा था ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के पीएम, इनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। एटली ये उस समय के पीएम थे, ठीक है। और इसमें 3 सदस्य थे। इसी को बाद में कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसी के आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिली। तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, ये साइमन कमीशन के आधार पर ही बना था, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या कहा कि आप एक अस्थायी संविधान बना लें। एक क्या बना लें?
अस्थायी संविधान, अस्थायी संविधान का सुझाव दिया गया इस कैबिनेट मिशन द्वारा, जिसमें मैंने बताया था 3 सदस्य थे। ये चीजें मैं वैसे पीछे बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो 3 सदस्य थे, ठीक है। और ये 3 सदस्य थे जिनका नाम है एवी अलेक्जेंडर, और दूसरा नाम था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष यही थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। और तीसरे थे जिनका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स को सचिव बनाकर भारत में भेजा गया था कि आप भारत की स्वतंत्रता को मैनेज करिए और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करिए, ठीक है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स साहब सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर एक केवल सदस्य थे, और आपके पैंथिक लॉरेंस साहब जो थे वो इस कैबिनेट मिशन के या आपके साइमन कमीशन आयोग के अध्यक्ष थे, जो 1946 में दोबारा आया। और इसकी शर्तों के आधार पर हमने टेम्परेरी एक मंत्रिमंडल गठन किया, और उस मंत्रिमंडल को कहा गया 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण मैंने बताया था कि 1946 में एक कैबिनेट मिशन गठित हुआ, और इसी कैबिनेट मिशन को कहा गया अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल, इस अंतरिम मंत्रिमंडल में जो दल थे दोनों दल थे, एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दो दलों ने भाग लिया और दोनों दलों ने निर्विरोध अपने अपने मंत्री सम्मिलित किए। तो कुल सदस्य थे इसमें दोनों के मिलाकर, मैंने आपको पीछे बताए हैं, कुल सदस्य थे 14। 14 में जो 9 सदस्य थे, 14 में जो 9 सदस्य थे वो 9 सदस्य कांग्रेस के थे और मुस्लिम लीग के 4 थे। ये 1946 में थे। उस समय भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कोई बात नहीं थी। जो कौन कौन से थे, उन पर क्या क्या पद थे, वो जानकारी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, एक बार आप वहां जाकर बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 1946 तक जब कैबिनेट मिशन गठित हुआ तब तक कोई भी भारत विभाजन की बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि दो दल सम्मिलित थे, 1885 में कांग्रेस बनी और 1905 में मुस्लिम लीग पार्टी का निर्माण हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में जब 1946 में एक संयुक्त मंत्रिमंडल बनाना था जिसमें 2 दल मेन थे, हालांकि छोटे छोटे दल कई सारे थे, लेकिन 46 में 2 ही दल मुख्य माने गए हैं, जिसमें से जो 4 महत्वपूर्ण पद थे, ठीक है, जो 4 महत्वपूर्ण पद थे वो पद दिए गए किसको, सॉरी 4 नहीं होंगे, 5 होंगे, ठीक, क्योंकि भाई तो मैं कह रहा हूं संख्या गड़बड़ा रही है, ठीक। हाँ जी, तो यहां पर जो 5 पद थे महत्वपूर्ण, वो 5 मुस्लिम लीग के पास और कांग्रेस के पास कितने थे, 9, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान विभाजन की कोई बात नहीं है, अभी संयुक्त रूप से ही सारा काम चल रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल। क्या कहलाता है, 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल। अब 46 के बाद, ठीक है, जब 46 के बाद भारत में संविधान बनने की बात आई, भारत में संविधान सभा की बात आई, ठीक है, मतलब 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर हम लोग टेम्परेरी आजाद हो गए, स्वतंत्रता का पूरा स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया कि इस तरीके से हम आजाद हो जाएंगे। अब बात आई कि हम संविधान को कैसे बनाएं, ठीक है। तो बात आई संविधान सभा के चुनाव में। तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए, मैं इसकी कहानी अभी बताऊंगा आपको, लेकिन संविधान सभा के चुनाव जब हुए तो चुनाव से पहले संविधान सभा की सीटें तय की गई। संविधान सभा की सीटें कितनी होंगी पूरे भारत में, तो सीटें तय की गई, 389 बनी। और उन 389 के बाद यह तय किया गया कि हम संविधान सभा के
क्यों ना चुनाव करा लें। संविधान के चुनाव भी हुए थे और संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग को मुख्यतः सीटें 79 के आसपास मिली। तो ऐसी कंडीशन में मुस्लिम लीग ने कहा भारत में हमारा ज्यादा भविष्य लंबा है नहीं, और इसके बाद ही मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया कि वो अब भारत के संविधान में नहीं रहेगा, वो अलग संविधान बनाएगा, वो अलग देश की मांग करेगा। और उसके बाद दिसंबर 1940 में जब संविधान सभा की बैठकें बुलाई गई, तब ऐसी कंडीशन में संविधान सभा की बैठकों में मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया। और जब मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया, तब यह कंफर्म हो गया दिसंबर 1940 में कि भैया मुस्लिम लीग अपना एक अलग देश मांग करेगी और भारत से एक अलग देश बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि ये कहानी मैं बीच में पढ़ाऊंगा लेकिन बाद में, अभी मैं बात कर रहा हूं जब 1946 का तो मंत्रिमंडल बन गया, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 तक, यानी 14 अगस्त 1947 को क्लियर हो गया था, 14 अगस्त को एक नया राज्य बन गया पाकिस्तान, और 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए हिंदुस्तान, तो ये कंफर्म था। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो कांग्रेस, और बहुत सारे सदस्य जो कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस वाले ज्यादातर तो भारत में रहे, लेकिन बहुत सारे सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे वो पाकिस्तान चले गए, जिसके कारण से 1940 के मंत्रिमंडल में कई सारे पद खाली हो गए और उनको पदों को दोबारा भरा गया। तो इसका मतलब है कि नए कुछ पद यहां सृजित होंगे, जिसमें कांग्रेस और जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्हीं को मुस्लिम लीग के पदों के आधार पर सुशोभित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब या तो क्या होगा कि मुस्लिम लीग का कोई नेता है, मान के चलिए जैसे जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो 1940 कैबिनेट में मुस्लिम लीग की तरफ से कानून मंत्री थे 1940 में, जब उनका पद रिक्त हो गया, वो पाकिस्तान चले गए, तो उनकी जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का 1947 में मुख्यतः क्या बनाया गया, कानून मंत्री। ठीक है, अब जैसे सरदार पटेल थे, जैसे बलदेव सिंह थे, ठीक है, इनके पदों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, जो बने थे वो ज्यों क्यों तो बने रहे। और या फिर ऐसा रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति, यानी कांग्रेस का पहले से कोई व्यक्ति जो पहले से किसी न किसी पद पर तैनात था, उसे किसी दूसरे पद पर प्रोन्नत कर दिया गया और उसकी जगह पर किसी नए व्यक्ति को पुराना वाला पद दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो ये तो था 1940 का, अब मैं बात करूंगा 1947 का। ठीक है, चाहूं तो आप लोग 1940 का मंत्रिमंडल एक बार क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूं कौन कौन से व्यक्ति थे, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो देखिए, नंबर 1 नेहरू। नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद कई सारे मंत्रालय थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1940 में मुख्यतः प्रधानमंत्री शब्द नहीं था, प्रधानमंत्री शब्द आया 48 में। तो इनके पास कौन कौन से पद थे, एक तो राष्ट्रमंडल के प्रमुख थे, राष्ट्रमंडल, नेहरू जी राष्ट्रमंडल के प्रमुख थे। राष्ट्रमंडल क्या होता है, राष्ट्रमंडल समूह वो समूह होता है जो जो सदस्य या जो देश, दुनिया के जो देश ब्रिटेन के कभी न कभी गुलाम रहे, तो ब्रिटेन के लोगों ने अपने आप के आधार पर, यानी जिन देशों को गुलाम बना उनका एक समूह बना दिया था जिन्हें कहते थे राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल का इन्हें मुखिया बनाया गया भारत में। और इसके अलावा ये योजना आयोग के प्रमुख बने, योजना आयोग के प्रमुख, योजना आयोग के प्रमुख बने। इसके अलावा इन्हें विदेश मंत्रालय का प्रमुख बनाया गया, यानी विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास दिया गया, नेहरू के पास। ठीक है ना, ये बात है, बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा देखें तो दूसरे में है पटेल। तो पटेल के पास एक तो गृह मंत्रालय था, गृह के अलावा इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है ना, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा रक्षा मंत्रालय, बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था, रक्षा मंत्रालय। ठीक, अब मैं कुछ इधर लिखता हूं। नंबर 4 जॉन मथाई को उद्योग एवं, जॉन मथाई, इन्हें दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। ठीक, पांचवें थे सी राजा गोपालाचार्य, सी राजा
इन्हें बनाया गया शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया। उसके बाद छठे नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास था कृषि मंत्रालय। उसके बाद बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, इनके पास था श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सी एच भाभा, सी एच भाभा, ये सब कांग्रेस के हैं पहले। सी एच भाभा, इनके पास था कार्य खनन, कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्रालय, जो बंदरगाह यानी पोत वगैरह होते हैं, पोर्ट वगैरह होते हैं, इनका मंत्रालय दिया गया। और अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, इनके पास भी दो पद थे, रेल एवं परिवहन, रेल एवं परिवहन मंत्रालय, रेल एवं परिवहन मंत्रालय, इनके पास दो मंत्रालय थे। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये तो कांग्रेस के 9 थे। ठीक है, और अभी 5 बचे हैं किसके, मुस्लिम लीग के। मैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, यही बता देता हूं। अब 10वें नंबर पर थे मुस्लिम लीग के, तो मैंने अभी एक नाम बताया था, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ। तो जोगेंद्र नाथ मंडल साहब थे कानून मंत्री, इनको कानून मंत्री बनाया गया था, ये मुस्लिम लीग के हैं। उसके बाद हैं आपके लियाकत अली खान, ये वित्त मंत्रालय था इनके पास, लियाकत अली खान। तो लियाकत अली, इनके पास था वित्त मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद आएगा गजांतर अली खान, गजांतर अली। तो गजांतर अली के पास था स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। और उसके बाद हैं अब्दुल रब नस्तर, एक है नस्तर साहब, नस्तर। तो नस्तर साहब के पास था संचार मंत्रालय। ठीक है, और एक मंत्रालय मैं यहां लिख दे रहा हूं, 14वां। तो 14वां मंत्रालय था जिनका नाम था चुंदरीगर, चुंदरीगर। ठीक है, इनके पास था वाणिज्य, वो उद्योग है, ये वाणिज्य। तो इस तरीके से ये मंत्रालय थे। ठीक है, तो जो शुरू के 9 मंत्रालय हैं ये कांग्रेस वाले हैं, और लास्ट के जो 5 मंत्रालय हैं 11 से लेकर 14, सॉरी 10 से लेकर 14 तक, ये सब मुस्लिम लीग के थे। ये तब थे जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों थे, भारत विभाजन नहीं हुआ था, संयुक्त रूप से ये कैबिनेट तैयार किया गया। लेकिन जब 47 में हम आजाद हो गए, हमने एक नया देश बना लिया, तो बहुत सारे सदस्य जो यहां थे, जैसे लियाकत अली खान साहब जो बाद में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, यहां से चले गए, जोगेंद्र नाथ मंडल यहां से चले गए, गजांतर अली खान साहब चले गए, नस्तर साहब चले गए। तो ये अपनी स्वेच्छा से चले गए। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के ज्यादातर लोग चले गए, लेकिन कुछ मुस्लिम लीग के लोग भारत में भी रह गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद 46 के बाद हम चलेंगे 47 वाला। 47 का हमारा मंत्रिमंडल कौन सा था? ठीक है, तो ये जो मंत्रिमंडल तैयार किया गया था, ये आपस में बैठकर अंग्रेजों द्वारा और भारतीयों द्वारा, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा तय किया गया था। और 47 का जब मंत्रिमंडल तैयार किया गया, जब हम आजाद हो गए, तो वो मंत्रिमंडल भी भारतीय लोगों द्वारा, यानी मुख्य पार्टी एक ही रह गई थी तब, कांग्रेस और अन्य लोगों के आधार पर, मतलब अपने मन के आधार पर तय किया गया। इसमें कोई निर्वाचन वगैरह नहीं हुआ। निर्वाचन तो तब हुआ जब पहले लोकसभा के चुनाव हुए, पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951 में। तो अब 46 के बाद हम मंत्रिमंडल एक और पढ़ेंगे 47 का, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, ठीक। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण, और संविधान के निर्माण में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी 1947 का मंत्रिमंडल।
1947 में। इसका मतलब यह या हम ऐसे कहते हैं विभाजन का मंत्रिमंडल, यानी जब देश आजाद हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है ना, तो विभाजन का भी मंत्रिमंडल कह सकते हैं क्योंकि 47 में बना है, ठीक है। अब इसमें कितने लोग थे उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, कुल सदस्य तो उतने रहेंगे, कुल सदस्य, तो कुल सदस्य तो 14 ही हैं, कुल सदस्य बराबर 14, ठीक। अब यहां दल, तो दल यहां मेन एक ही है, कांग्रेस। दल कौन है? कांग्रेस, ठीक, क्योंकि मुस्लिम लीग यहां चली गई। इसके बीच की कहानी जो है वो हम इस टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान सभा को पढ़ेंगे, संविधान सभा के अधिवेशन पढ़ेंगे, संविधान सभा के चुनाव पढ़ेंगे। ये सब 46-47 के बीच की कहानी है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो नए मंत्रिमंडल सदस्य थे, मतलब जो मंत्रिमंडल 14 थे, 14 में से कुछ मुस्लिम लीग गए, अब इसमें से कुछ ऐसे भी लोग आए जो नए मंत्रिमंडल का चेहरा बने। तो नए मंत्रिमंडल के सदस्य, जो नए मंत्रिमंडल के रूप में सदस्य आए, उनकी संख्या इसमें थी 7। अब खुद अनुमान लगाइए कि 14 टोटल थे, इसका मतलब सब नहीं पाकिस्तान गए, लेकिन जो भी पाकिस्तान गए वो चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको पद से हटा दिया गया, जिन्हें 47 में मौका नहीं दिया गया। तो नए ऐसे लोग 14 में से 7 तो बिल्कुल नए थे, ठीक है। उसके अलावा थे तो नए मंत्रिमंडल में संशोधित सदस्य, मतलब ऐसे मान के चलिए जो पहले तो थे 46 में थे मंत्रिमंडल के अंतर्गत, तो ज्यादातर कांग्रेस के होंगे, उनका इस 47 के मंत्रिमंडल में पद बदल दिया गया। तो ऐसे लोगों की संख्या थी केवल दो लोगों का पद चेंज किया गया। अब एक पॉइंट और है, नए मंत्रिमंडल में समान मंत्रालय वाले सदस्य। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि जिनके पास 1946 में भी सेम मंत्रालय था और 47 में भी सेम मंत्रालय था, यानी 46 में भी सेम मंत्रालय, 47 में भी सेम मंत्रालय, ऐसे सदस्य कितने थे? 5। और ऐसे मंत्रालय जो बिल्कुल पहली बार 47 में मंत्री बन रहे हैं वो थे 7, ठीक है। और नए मंत्रिमंडल के रूप में तो आए हैं लेकिन संशोधित सदस्य हैं, इनका पद चेंज कर दिया। संशोधित सदस्य का मतलब मंत्रालय इनका चेंज कर दिया, संशोधित का मतलब है मंत्रालय। तो ऐसे सदस्यों की संख्या केवल कितनी है? 2, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 7, 2 9 और 5 14, संख्या 14 की 14 रहेगी, लेकिन यह मुख्य दल क्या रह जाएगा? कांग्रेस। मैंने अभी आपको जैसा बताया, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कौन कौन लोग हैं मैं उस पर भी बात करूंगा, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ सैंतालीस के मंत्रिमंडल की सूची अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको कौन कौन से क्या क्या पद थे। तो मैंने आपको एक पीछे पॉइंट बताया था कि पंडित नेहरू 46 में सबसे मेन थे और पंडित नेहरू ही 47 में सबसे मेन है, लेकिन 1947 में पंडित नेहरू को पद के रूप में प्रधानमंत्री दिया गया, 46 में प्रधानमंत्री पद नहीं था। तो सबसे पहले यहां अभी भी नेहरू रहेंगे, नेहरू का मतलब पंडित नेहरू, लेकिन यहां अब की बार एक शब्द आया है प्रधानमंत्री, 46 में प्रधानमंत्री शब्द नहीं था, ठीक। तो एक तो पद हो गया प्रधानमंत्री। उसके अलावा पीछे मैंने लिखाए थे कुछ राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रमंडल यहां भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा पीछे मैंने बताया था योजना आयोग के अध्यक्ष थे ये, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो यहां भी रहेंगे, ये योजना आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। और इसके अलावा
इन्हें वैज्ञानिक शोध का मुखिया भी बनाया गया है। और इसके अलावा इनके पास एक पद और था, विदेश मंत्रालय का। ये पहले में भी था, इसमें भी था, विदेश मंत्रालय। इतने पद नेहरू को दिए गए थे, लेकिन यहां जो मेन पद था वो था प्रधानमंत्री। ये बात आप लोगों को याद करनी है, ठीक है, पहला। अब दूसरा सेकेंडरी पद यहां भी मेन है, जो पीछे था, पटेल, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के पास यहां गृह मंत्रालय रहेगा, और दूसरा जो मंत्रालय रहेगा वो पिछली बार की तरह ही रहेगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय, ठीक। अब तीसरा जो मंत्रालय है वो मैं उस पर भी आ जाता हूं, बलदेव सिंह। तो मैंने कहा बलदेव सिंह में कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक। बलदेव सिंह पिछली बार भी रक्षा मंत्रालय था, इस बार भी इनके पास रक्षा ही है। उसके बाद आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेम, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पिछली बार भी पद वही था, कृषि मंत्रालय, इस बार भी कृषि मंत्रालय ही है। उसके बाद नंबर 5 पर आएंगे बाबू जगजीवन राम। तो मैंने पीछे लिखाया है बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम के पास पिछली बार भी श्रम मंत्रालय था, श्रम, और इस बार भी इनके पास श्रम ही मंत्रालय है। और इसके बाद 6 नंबर, अब ठीक। तो मैंने आपको पीछे लिखा था कि 5 वे व्यक्ति थे जिनके मंत्रालय चेंज नहीं किए गए, क्योंकि तुम रखे गए, तो 5 वो यही हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति जो नए आए हैं, जैसे एक थे, आप इनका नाम था आर के षडमुखम, आर के षडमुखम सेठी। इन्हें दिया गया वित्त मंत्रालय, ये वित्त मंत्री रखे गए, ठीक है। और उसके बाद नंबर 7 पर अगर बात करें, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया कानून मंत्री, क्योंकि पिछली बार थे जोगेंद्र नाथ मंडल, तो जोगेंद्र नाथ मंडल चले गए पाकिस्तान, और पिछली बार जो वित्त मंत्री थे वो लियाकत अली खान थे, वो भी पाकिस्तान चले गए, जो मुस्लिम लीग सदस्य थे। तो 2 मंत्रालय ये पहली बार दिए गए हैं, नए हैं, ठीक है। 6-7। अब इसके बाद आएगा नंबर 8, ठीक। नंबर 8 की अगर बात करूं तो आएंगे जॉन मथाई। तो जॉन मथाई पिछली बार भी थे, लेकिन जॉन मथाई के पास मंत्रालय अलग था, उनके पास उद्योग मंत्रालय था। लेकिन अब की बार जॉन मथाई को यहां दिया गया रेल मंत्रालय, क्योंकि रेल मंत्री थी में अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ अली को हटा दिया गया, और अब की बार इनको जिम्मेदारी दी गई रेल मंत्रालय की, ठीक है। तो ये बात बहुत बढ़िया समझ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद एक नाम आएगा महिला सदस्य का, जिनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। ये पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रही थी। खास बात यह महिला है, और इनके पास जो मंत्रालय था वो गजांतर अली का था, गजांतर अली खान। मैंने पीछे नाम लिखाया गजांतर अली खान। ये मुस्लिम लीग सदस्य थे और पाकिस्तान चले गए, इसलिए इनका मंत्रालय काम खाली हो गया, और ये पहली बार बनी, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं C.H. भाभा, C.H. भाभा। तो C.H. भाभा पिछली बार भी थे, C.H. भाभा इस बार भी हैं, लेकिन अब की बार इनका मंत्रालय चेंज किया गया। अब का इनका बार मंत्रालय दिया गया है वाणिज्य मंत्रालय, ठीक। पिछली बार ये खनन मंत्रालय के प्रमुख थे, ठीक है। 11वें नंबर पर आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनको दिया गया उद्योग मंत्रालय, ये पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, इनको दिया गया उद्योग मंत्रालय, ठीक है। और उसके बाद अब आते हैं 12वें नंबर पर रफी अहमद किदवई, रफी
अहमद किदवई, ये भी पहली बार सम्मिलित हो रहे थे, तो इन्हें दिया गया संचार मंत्रालय। ठीक, और उसके बाद आपका आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इनके पास दिया गया शिक्षा, इन्हें दिया गया शिक्षा एवं कला। तो शिक्षा एवं कला पिछली बार था राजगोपालाचार्य को, राजगोपालाचार्य ने अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, ये 13वें नंबर के थे, और 14वें नंबर में मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो 14वें नंबर पे थे बी एन गाडविल। बी एन गाडविल, ये भी नए थे, बी एन गाडविल, और इन्हें दिया गया था कार्य एवं खनन, कार्य एवं खनन व ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। तो इस तरीके से ये 14 सदस्य थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, ये सभी 14 से फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इस तरीके से दो मंत्रिमंडल हमने पढ़े, एक तो 1946 का, और दूसरा जो मंत्रिमंडल हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा 1947 का। अब मैंने कहा था कि 1946 और 1947 के बीच में लगभग 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? क्योंकि जो ये आपका संविधान पूरा तैयार हुआ, संविधान पूरा तैयार होने में भी समय लगा, लेकिन संविधान प्रॉपर तरीके से आजादी के बाद ही तैयार हुआ। लेकिन जब संविधान सभा की बैठकें हुई और संविधान सभा की बैठकों के आधार पर क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया, जिसके आधार पर भारत को स्वतंत्रता मिली 1946 में। तो 1946 में जब क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यीय पैनल भेजा था, जिसमें थे सर लॉरेंस पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और मुख्यतः सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में आजादी आई। तो दरअसल में ये तीनों लोग जो आए थे वो आए थे अप्रैल मई 1946 में। ये अप्रैल और मई का की कहानी है, जो मैंने पूरी कहानी बताई थी 1946 की। और जो जुलाई की मैंने कहानी दिखा सुनाई है आपकी, ये कहानी आपकी है जुलाई और अगस्त 1947 की। अब लगभग 13-14 महीने का जो अंतर है, उन 13-14 महीनों के बीच में बैठकें हुई, संविधान सभा की घटना हुई, संविधान सभा में सीटें कैसे बनाई गई और संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए, और चुनाव में कितनी कितनी सीटें मिली। और सीटें जब कांग्रेस को ज्यादा मिल गई, मुस्लिम लीग को कम मिली, तो मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम शुरुआत करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण हुआ कैसे, संविधान सभा के आधार पर, संविधान सभा में सीटें कैसे बनी, संविधान सभा में चुनाव कैसे हुए, संविधान सभा के परिणाम कैसे आए, संविधान सभा में देशी रियासतें कितनी बनी, और संविधान सभा में बैठकें कैसे हुई और किन किन बैठकों में किन किन लोगों ने भाग लिया या नहीं लिया, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट में जरूर डालिएगा। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम उसका आंसर या रिप्लाई आप लोग करेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।